नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रो के एमसीक्यू क्वेश्चंस को। वो एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट दिख सकता है, या इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपका बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इस सीरीज से जुड़े रहें और जो भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने ला रहा हूं उस क्वेश्चन को पूरे लगन के साथ करिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। उसके बाद आप अपने बोर्ड एग्जाम में या आने वाले किसी भी एग्जाम में बहुत बेहतरीन करिएगा। चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हैं और सीधा चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि द सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल। यार सेल कांस्टेंट तो बड़ा आसान टॉपिक है इस चैप्टर का। सेल कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L/A, यानी लेंथ अपॉन एरिया, जहां पर लेंथ में हम डिस्टेंस लेते हैं एनोड और कैथोड के बीच का, और एरिया लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा लेंथ अपॉन एरिया। बहुत सारे सवाल में सेल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट भी पूछ लेता है, तो सेल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा भाई? लेंथ का हो जाएगा सेंटीमीटर और एरिया का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बचेगा 1 अपॉन सेंटीमीटर, यानी आंसर हो जाएगा उस केस में सेंटीमीटर इनवर्स। इस चीज को भी याद रखिएगा, काफी बार मीटर में भी दे रखा होता है, तो उस केस में आंसर मीटर इनवर्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल इज दिस, इट्स कैथोड इज। इस सेल का कैथोड दे रखा है। आपको बता दूं, ये एक सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। एक सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर लिखा है Zn से ZnSO4 और फिर CuSO4 से Cu। मैं आपको बता दूं, किसी भी सेल में सेल के लेफ्ट साइड हम सेल के एनोड को दिखाते हैं और राइट साइड कैथोड को दिखाते हैं। और इस सवाल में हमसे कैथोड पूछा गया है। कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पर CuSO4 Cu में कन्वर्ट हो रहा है। CuSO4 में कॉपर होता है, कॉपर +2 में, और कॉपर +2 कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में। तो बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि कैथोड पर कौन है? कैथोड पर है कॉपर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। बहुत साधारण सा सवाल है ये इस चैप्टर का। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस क्वेश्चन के जवाब को ऑलरेडी सही कर पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फैराडे इज इक्वल्स टू। 1 फैराडे होता क्या, पहले ये समझते हैं। 1 फैराडे होता क्या, पहले ये समझते हैं। 1 फैराडे सबसे पहले इस चैप्टर में एक कांस्टेंट है जिसका इस्तेमाल बहुत बार किया जाता है। 1 फैराडे एक्चुअली में 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको कहते हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसी को कहते हैं 1 फैराडे, और इसका वैल्यू होता है 96500 कूलम। ठीक है, तो आंसर आपको ऑलरेडी पता चल गया कि आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 96500 कूलम। हम अपने नोट्स में इसको डिराइव भी किए हुए हैं, या इससे रिलेटेड बहुत सारे इक्वेशंस को भी डिराइव किए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि हम इसको डिराइव कैसे करते हैं, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसे निकालते हैं। आप सभी को पता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? बताओ, इस वीडियो को पॉज करके बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। और देखो अब मैं लिख रहा हूं सही है कि गलत। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, लेकिन हमें निकालना है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकालने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी 1.66 इंटू 10 की पावर -19 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से, और इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 96500 कूलम, जिसको हम लोग कहते हैं 1 फैराडे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट था थोड़ा इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन अ लीड स्टोरेज बैटरी is
चार्ज्ड। जब हम लीड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करते हैं तो क्या होता है? एक्चुअली में इस क्वेश्चन में सही कर लीजिएगा एक चीज कि व्हाट हैपेंस व्हेन नहीं, सही है, मुझे लगा डिस्चार्ज, ये हल्का सा पोर्शन कटा हुआ है। व्हाट हैपेंस व्हेन अ लीड स्टोरेज बैटरी इज चार्ज दे रखा है ना, ठीक है, थोड़ा सा सेक्शन जो है वो कट चुका है, देख लीजिए। जब एक लीड स्टोरेज बैटरी को हम चार्ज करते हैं तो क्या होता है? लीड स्टोरेज बैटरी कमर्शियल सेल्स में पढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं, लीड स्टोरेज बैटरी उसी बैटरी को कहते हैं जो हमारे इन्वर्टर्स में होता है या कार वगैरह में होता है। लीड स्टोरेज बैटरी है, या हर बैटरी का अपना एनोड होता है और अपना कैथोड होता है। लीड स्टोरेज बैटरी का याद रखिएगा, लीड नाम से याद रखिएगा, लीड स्टोरेज बैटरी है तो लीड स्टोरेज बैटरी का जो एनोड होता है वो लीड होता है यानी पीबी, और कैथोड होता है लीड ऑक्साइड यानी PbO2। और लीड स्टोरेज बैटरी में इसके साथ साथ हम लेके जाते हैं H2SO4, है ना, जिसका जो कि 38% सॉल्यूशन होता है, 38% H2SO4 को लेकर के जाते हैं। इसका जो ओवरऑल सेल रिएक्शन होता है लीड स्टोरेज बैटरी का वो इस प्रकार होता है, Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4, और इसके बाद बनता है PbSO4 प्लस H2O। आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा, है ना, हो गया रिएक्शन बैलेंस। मैं आपको बता दूं कि ये ओवरऑल सेल रिएक्शन है लीड स्टोरेज बैटरी का। काम का बात क्या है? काम का बात यह है कि लीड स्टोरेज बैटरी वही बैटरी है जो हमारे कार में या इन्वर्टर में होता है, जिसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं। चलिए, यहां से एक और सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राइमरी सेल क्या होता है और सेकेंडरी सेल क्या होता है। याद रखिए, प्राइमरी सेल वैसे सेल को कहते हैं जिसको हम चार्ज नहीं कर सकते, जिसका यूज सिर्फ एक बार कर सकते हैं, और सेकेंडरी सेल वैसे सेल को कहते हैं जिसको हम चार्ज करके बार बार यूज कर सकते हैं। तो आपको पता है इन्वर्टर का बैटरी या कार का बैटरी, इसको चार्ज करके हम बार बार यूज कर सकते हैं, और इसको कहते हैं लीड स्टोरेज बैटरी। तो याद रखिए, इसके एनोड पर लीड है और कैथोड पर लीड ऑक्साइड है, साथ में H2SO4 होता है, और ये रहा इसका सेल रिएक्शन। तो एक चीज को समझिए, जब इस बैटरी को हम यूज करते हैं, यानी जब ये बैटरी डिस्चार्ज होता है, तब ये रिएक्शन जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और जब मान लीजिए इन्वर्टर का केस लेते हैं, जब लाइट कटा हुआ है तो बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तब ये रिएक्शन जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही लाइट आता है ना, तो बैटरी को दोबारा चार्ज होना पड़ता है, तब ये रिएक्शन चलता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। और ये रिएक्शन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा तो फिर क्या क्या मिलेगा देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? लीड डाइऑक्साइड डिसॉल्व्स, लीड डाइऑक्साइड डिसॉल्व्स, नहीं, अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड आएगा तो लीड डाइऑक्साइड तो अपने को मिलेगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड इज रीजनरेटेड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड हमें दोबारा से मिल जाएगा। और आप देख रहे हो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा है, अगर रिएक्शन पीछे की तरफ आएगा तब, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी मैं काफी एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन के किसी भी सेक्शन से सवाल बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, लेड स्टोरेज बैटरी, एनोड पर लेड, कैथोड पर लीड ऑक्साइड। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल भी एक प्रकार का कमर्शियल सेल है, जिसको अपोलो स्पेस प्रोग्राम में भी यूज किया गया था। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल का इस्तेमाल अपोलो स्पेस प्रोग्राम में भी किया गया था, और ये एक प्रकार का फ्यूल सेल होता है। ये एक प्रकार का फ्यूल सेल होता है जिसमें हम लोग फ्यूल के तौर पर हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल के तौर पर हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, और फ्यूल के तौर पर इथेनॉल का भी इस्तेमाल करते हैं। यह भी बहुत बार पूछा जाता है, फ्यूल के तौर पर हाइड्रोजन और इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं, एक प्रकार का फ्यूल सेल है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दिस रिएक्शन। चलिए, हाँ समझ रहा हूं कि आपको देख के लग रहा होगा अरे काफी बड़ा सवाल आ गया, लेकिन मैं एक और बात आपको बता दूं, इस सवाल को जो भी बच्चा बढ़िया से कर लेता है, बढ़िया से समझ लेता है, उसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत सारा मतलब बहुत सारा, क्योंकि इस वाले सवाल में मेरे हिसाब से नर्स इक्वेशन भी लगेगा, ठीक है। तो इस वाले सवाल पे थोड़ा ध्यान दीजिए और इसको बढ़िया से समझिए, मैं इसको आराम से समझाऊंगा। समझिए, इस सवाल में
हमसे पूछ क्या रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है। यानी हमारे पास एक सेल का मतलब हमारे पास हाफ सेल रिएक्शन दे रखा है। सबसे पहले मैं सेल को देखता हूं, ये रहा हमारा सेल, और आपको जस्ट बताया जो हमारा लेफ्ट साइड में है दिस इज ए से एनोड एंड राइट साइड में जो है वो है सी से कैथोड। यानी एनोड पर है टिन और कैथोड पर है सिल्वर। और ये जो रिएक्शन दे रखा है कि Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag बन रहा है, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag बन रहा है, ये हमारा कैथोड का रिएक्शन दे रखा है क्योंकि Ag है कैथोड पर, और Sn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके Sn बना रहा है, ये दे रखा है एनोड का रिएक्शन। चलिए ठीक है, तो इस सवाल में हमें दो चीज निकालना है। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द गिवन सेल्स। अच्छा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूछ रहा है, यानी ई ऑफ द सेल पूछ रहा है। ई ऑफ द सेल निकालने के लिए हमें सबसे पहले ई नॉट ऑफ द सेल निकालना पड़ेगा। ई नॉट ऑफ द सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट ऑफ द सेल का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ई नॉट एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट एसआरपी ऑफ एनोड। चलिए, अब एसआरपी और एसओपी क्या है ये सब आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है, ये सब आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। समझते हैं ई नॉट एसआरपी ऑफ कैथोड। चलिए कैथोड के पास चलते हैं, आ गए कैथोड के पास, इसके पास एजी के पास। इसे पूछेंगे क्या ये आपका एसआरपी वाला वैल्यू दे रखा है? तो यहां देखिए एजी प्लस एजी में जा रहा है, एजी प्लस एजी में जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, इसका मतलब रिडक्शन। याद रखिए इलेक्ट्रॉन का गेन यानी इलेक्ट्रॉन का रिलोड, इलेक्ट्रॉन का रिलोड, और इलेक्ट्रॉन रिलोड हो रहा है मतलब ये रिडक्शन का केस है, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। और रिडक्शन पोटेंशियल का ही वैल्यू अपने को पुट करना है कैथोड का, जो कि है प्लस 0.80। तो पुट कर दीजिए प्लस 0.80 और माइनस एसआरपी चाहिए एनोड का। एनोड के पास में आया और पूछा कि भाई तेरा एसआरपी दे रखा है क्या? ये बोलेगा चेक कर लो। तो हम देख रहे हैं Sn2 प्लस से Sn जा रहा है, Sn2 प्लस से Sn जा रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है और हमें भी रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है माइनस 0.14, पुट कर दीजिए माइनस 0.14। इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.80 प्लस 0.14, ये हो जाएगा 0.94 वोल्ट। ठीक है, 0.94 वोल्ट। सर ये क्या आया? भाई ये आया ई नॉट सेल का, यानी इस सेल का ई नॉट ऑफ द सेल आ गया कितना? 0.94 वोल्ट। लेकिन सवाल हमसे ई नॉट नहीं पूछ रहा है, सवाल हमसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ पूछ रहा है, यानी सवाल हमसे ई ऑफ द सेल पूछ रहा है। सर ई ऑफ द सेल और ई नॉट ऑफ द सेल में क्या फर्क है, हम ये भी भूल चुके हैं। मैं आपको बता दूं, जब भी हम कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्रिपेयर करते हैं तो हम एक एनोड लेते हैं और एक कैथोड लेते हैं। एनोड और कैथोड के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वो कहलाता है सेल पोटेंशियल, यानी ई ऑफ द सेल। क्या बोला मैं? एनोड और कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है ई ऑफ द सेल। और उसी ई ऑफ द सेल का वैल्यू अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन पर निकाले तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? एसटीपी है ना, वो आपको पता होगा कि टेम्परेचर 25 डिग्री, कंसंट्रेशन 1 मोलर और प्रेशर 1 एटीएम। चलिए सर ई ऑफ द सेल हमें निकालना है और हमारे पास ई नॉट ऑफ द सेल आ रखा है, तो सर कैसे निकालते हैं? इसके लिए इस्तेमाल करते हैं नर्स्ट इक्वेशन का, है ना, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं नर्स्ट इक्वेशन का। नर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है समझिए, नर्स्ट इक्वेशन कहता है ई ऑफ द सेल बराबर होता है ई नॉट ऑफ द सेल माइनस, अगर हम शॉर्ट में करें थोड़ा तो फिर 0.0591 अपॉन एन लॉग, और यहां पर रिएक्शन क्वोशिएंट लेते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि ऊपर आता है एनोड का आयन का कंसंट्रेशन और नीचे आता है कैथोड के आयन का कंसंट्रेशन, ठीक है। चलिए तो इस वाले फॉर्मूला में सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे और ई ऑफ द सेल निकाल लेते हैं। ई नॉट ऑफ द सेल अभी जस्ट आया कितना? 0.94 माइनस 0.0591 अपॉन एन कितना होगा सर? इस वाले सेल रिएक्शन में एन कितना होगा?
इस वाले सेल रिएक्शन में n की बात मैं करूंगा चलो, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में n का जरूरत नहीं है, तो मैं n अभी n की जगह पे बस n लिखता हूं, बाकी आपको बताऊंगा अभी n होगा क्या। ठीक है, लॉग, और यहां देखो हमें कंसंट्रेशन एनोड का ऊपर पुट करना है, एनोड वाले आयन का, और कैथोड वाले आयन का नीचे। कंसंट्रेशन कहां दे रखा था, सवाल में ही दे रखा है, यहां ब्रैकेट में Sn+2 का कंसंट्रेशन है 1 मोलर और Ag का कंसंट्रेशन भी है 1 मोलर। ठीक है, यानी Ag प्लस का कंसंट्रेशन भी 1 मोलर दे रखा है। ठीक है, यानी यहां पर लॉग में ऊपर भी 1 होगा और नीचे भी 1 पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा 0.94 माइनस, और आपको मैं बता दूं कि log 1/1 log 1 हो जाएगा, और आपको पता होना चाहिए कि log 1 का वैल्यू होता है 0, log 1 का वैल्यू 0, यानी ये पूरा टर्म कट के ही हो जाएगा 0, पूरा टर्म कट के 0, पूरा टर्म कट के 0, यानी E ऑफ द सेल किसके बराबर आ जाएगा, 0.94 के बराबर, और हमारा आंसर भी हो जाएगा 0.94, हमारा आंसर भी हो जाएगा, हमारा आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 0.94। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, जहां पर हमारे पास एनोड दे रखा होता है किसी सेल का, कैथोड दे रखा होता है, उसका एसआरपी वैल्यू गिवन होता है, उसके बाद हमें ई नॉट ऑफ द सेल या ई ऑफ द सेल निकालना होता है। ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर पता करिए, है ना, अपने नोट्स को बढ़िया से पढ़िए। मैंने ई ऑफ द सेल निकाल के दिखा दिया। अब मैं आपको एक और बात यहां पे बताता हूं कि एन का वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमें कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना पड़ता है। हमारे पास एनोड का सेल रिएक्शन था, यहां पर एनोड पर क्या हो रहा है, देखिए एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर Sn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। मैं आपको यह सिखा रहा हूं अभी कि कैसे हाफ सेल रिएक्शन से कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। हमें इस सवाल में दे रखा है कि एनोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या हो रहा है, लेकिन एनोड और कैथोड को मिला के बनता है पूरा सेल, तो पूरे सेल का रिएक्शन क्या होगा, वो कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूं। एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर Sn+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, उल्टा लिख दिया, एनोड पर एक मिनट, एनोड पर, ठीक है, एनोड पर Sn+2 नहीं, एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड पर जो Sn है वो क्या कर रहा है, Sn+2 में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। इसको मैं मिटा देता हूं, है ना, इसको मैं मिटा देता हूं, log 1 बराबर 0 को मिटा देता हूं। और कैथोड पर क्या हो रहा है भाई, सर कैथोड पर ना Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और कन्वर्ट हो जा रहा है Ag में। ठीक है, एनोड पर ये रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे ये रिएक्शन हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि एनोड से जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है कैथोड में उतना इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। एनोड से निकल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड में जा रहा है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, तो कैथोड वाले रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो ये रिएक्शन बन जाएगा 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिर 2Ag। ठीक है, समझिए। आगे फिर क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन को काट देंगे, जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में लिख दो, जो राइट में है उसको राइट में लिख दो, वही हो जाएगा हमारा कंप्लीट सेल रिएक्शन। यानी कंप्लीट सेल रिएक्शन हो जाएगा Sn+2Ag प्लस, और इससे बनके तैयार हो रहा है इससे बनके तैयार हो रहा है Sn+2 प्लस 2Ag। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट सेल रिएक्शन। हालांकि सवाल ये नहीं पूछ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे एनोड सेल रिएक्शन, कैथोड सेल रिएक्शन से हम कंप्लीट सेल रिएक्शन निकाल सकते हैं। और इस वाले सवाल में हमने देखा कि एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और कैथोड पे भी 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इस वाले सवाल में जो n का वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। काफी टाइम दिया इस सवाल को, लेकिन ये बिल्कुल वर्थ इट होगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारा सवाल आपके एग्जाम में आता है। अभी भी कोई डाउट है, अपने नोट्स को देखो, नोट्स में बहुत सारा क्वेश्चन करवा रखा हूं, नोट्स में इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारा क्वेश्चन करवा रखा हूं। चलिए आगे बात करते हैं। इन गैल्वेनिक सेल, चलिए इस सवाल को करने से पहले भी थोड़ा बातचीत कर लें। सेल इस चैप्टर में हम 2 प्रकार का पढ़ते हैं, एक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको कहते हैं, तो याद रखने का तरीका कुछ इस प्रकार बताया था कि वो सेल जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इसका उल्टा यानी जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करे वो कहलाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का और भी नाम है गैल्वेनिक सेल, इसी को कहते हैं गैल्वेनिक सेल या इसी को कहते हैं वोल्टेइक सेल, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो सेल रिएक्शन होता है वो होता है स्पॉन्टेनियस, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। जितना भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है उसका डेल्टा जी 0 से कम होता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का डेल्टा जी 0 से ज्यादा होता है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तभी वर्क करेगा जब उसका E ऑफ द सेल ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होगा। तो ध्यान रखिए, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तभी वर्क करता है जब उसका डेल्टा जी निगेटिव हो और E ऑफ द सेल पॉजिटिव हो। चलिए आगे बात करते हैं। अरे इस क्वेश्चन को तो सॉल्व ही नहीं किए। इन गैल्वेनिक सेल एनोड इज, पूछ रहा है एनोड पर कौन सा चार्ज होगा। इसके लिए भी एक ट्रिक है। अभी आप समझ गए गैल्वेनिक सेल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही बात हो रहा है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए एक ट्रिक याद रखिए। क्या है ये ट्रिक? ट्रिक है LOAN, लोन। क्या है लोन? लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड निगेटिव। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा और एनोड पर चार्ज होगा निगेटिव। और इसका ठीक ऑपोजिट लगा दीजिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए। क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी गैल्वेनिक सेल के लेफ्ट साइड में होगा एनोड और एनोड पर होगा निगेटिव चार्ज, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एनोड पर होगा निगेटिव चार्ज, तो कैथोड पर कौन सा चार्ज हो जाएगा भाई? कैथोड पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और इसका उल्टा हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए। बाकी आप खुद समझदार हो, तो गैल्वेनिक सेल के लिए एनोड निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। द सेल विच इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ केमिकल, लीजिए अभी बताया और उससे रिलेटेड सवाल आ गया। केमिकल को इलेक्ट्रिकल अभी जस्ट बताया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, सॉरी उल्टा सोच लिया, केमिकल को इलेक्ट्रिकल यानी गैल्वेनिक सेल अभी जस्ट बताया। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन विल बी, ये भी जस्ट बताया। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी नॉट क्या होना चाहिए? हमेशा निगेटिव होना चाहिए। चलिए अगला सवाल, which of the following is deposited at cathode on electrolysis of aqueous NaCl solution? देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोलिटिक सेल से है और बात कर रहा है इलेक्ट्रोलिसिस करवाने का। किसका इलेक्ट्रोलिसिस? एक्वस NaCl का। एक्वस NaCl का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवाने का मतलब है इसको ब्रेक करना, और जब NaCl को ब्रेक करते हैं तो NaCl टूटता है Na+ और Cl- में। लेकिन यहां पर सिर्फ मोल्टेन NaCl नहीं बोला है, यहां पर बोल रहा है एक्वस NaCl, और एक्वस NaCl का मतलब है साथ में वाटर भी है, और साथ में वाटर भी है मतलब केटायन में यहां पर H+ भी होगा और एनायन में यहां पर OH- भी होगा। हमसे पूछ रहा है कैथोड पर कौन डिपॉजिट होगा? कैथोड पर होता है रिडक्शन। रिडक्शन कौन कर सकता है? रिडक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज वाला करता है, तो Na+ या H+ ही कर सकता है रिडक्शन। और आप ये बात कॉपी में बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे कि कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कंपेयर करके ये बताते हैं कि Na+ H+ से हार जाता है और H+ जो है वो कैथोड पर डिपॉजिट होता है और रिड्यूस होके वो H2 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉल्यूशन? किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करता है? आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई मेटेलिक कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर में करंट फ्लो करवाने का काम करता है इलेक्ट्रॉन्स, और अगर कोई सॉल्यूशन है, कोई लिक्विड है, तो लिक्विड में इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाने का काम करता है आयंस। और आयंस किसके पास होगा? तो इलेक्ट्रोलाइट्स के पास। इलेक्ट्रोलाइट्स को जैसे ही हम किसी एक्वस मीडियम में डालते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, हमें बताना है हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर किसका है। बेहतरीन सवाल है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। एज इट इज सेम सवाल, या इसको आप समझ लेते हो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो क्लास में काफी बार बताया हूं कि जिसका SRP ज्यादा वो ज्यादा अच्छा रिड्यूस होगा, और जो ज्यादा अच्छा रिड्यूस होगा यानी ज्यादा अच्छा सेल्फ रिड्यूस होगा वो खुद वर्क कैसे करेगा?
वो वर्क करेगा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे, है ना। जो खुद रिड्यूस होगा वो वर्क करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे। मैं आपको बता दूं, जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हमसे सवाल में पूछ रहा है, हमसे सवाल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी एसआरपी का वैल्यू दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर वाला है। हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का बात कर रहा है। तो मुझे पता है एसआरपी ज्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एसआरपी जिसका सबसे कम होगा वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सबसे कम दिख रहा है -3.05 जो कि है ए का, ऑप्शन नंबर ए टिक करो, बस निकल लो। चलो अगला सवाल, अगला सवाल, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल फॉर द सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। ध्यान रखिए, इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन में डेल्टा जी का वैल्यू होता है 0, और क्योंकि डेल्टा जी बराबर 0 है, डेल्टा जी बराबर 0 है, तो हमने पढ़ा है डेल्टा जी का फॉर्मूला -NFE ऑफ द सेल। डेल्टा जी का एक रिलेशन पढ़ते हैं इस चैप्टर में जहां पर ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं, डेल्टा जी बराबर -NFE ऑफ द सेल। तो इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन में क्योंकि डेल्टा जी 0 के बराबर होता है तो E ऑफ द सेल भी 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है इक्विलिब्रियम स्टेट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी E ऑफ द सेल हमेशा 0 के बराबर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है फॉर द गिवन सेल रिएक्शन। देखिए फिर से आसान सवाल। अभी तक जो एक क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था उसको अच्छे से समझ गए हो तो फिर ये सवाल बढ़िया से दे पाओगे। एक सेल दे रखा हमारे पास, आपको पता है लेफ्ट साइड भाई तू Mg भाई तुम हो हमारे एनोड, और राइट साइड कॉपर भाई तुम हमारे हो कैथोड। ठीक है, तुम पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, तुम पे हो रहा है रिडक्शन। कंप्लीट सेल रिएक्शन भी लिख ही सकते हैं। एक ऑप्शन में पूछ रहा है Cu कैथोड पे है क्या है, Mg एनोड पे है क्या है, द सेल रिएक्शन कंप्लीट सेल रिएक्शन ये है क्या। तो मैं अभी आपको जस्ट बताया हूं कंप्लीट सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं। तो कंप्लीट सेल रिएक्शन इसका यही होगा, ऑप्शन नंबर बी भी सही, ऑल ऑफ दीज। चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है भाई। तो मैं आपको बता दूं सर ये है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन का एक्चुअली ये एक स्पेशल केस है इक्विलिब्रियम वाला। नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, नर्स्ट इक्वेशन होता है E ऑफ द सेल बराबर E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Q। और इक्विलिब्रियम पर ये Q यानी रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी K के बराबर हो जाता है, और इक्विलिब्रियम पर E ऑफ द सेल भी 0 के बराबर होता है। तो इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन पे नर्स्ट इक्वेशन बन जाता है E नॉट ऑफ द सेल बराबर 0.0591 अपॉन n log K। ठीक है, चलिए वही दे रखा है यहां पर, वही दे रखा है यहां पर, यानी ऑप्शन नंबर बी नर्स्ट इक्वेशन। अगला सवाल, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन। किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है। तो हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, इस चीज को नोट्स में बहुत बढ़िया से लिखवा रखा हूं कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पे भी डिपेंड करेगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, कोई बात नहीं, और बेहतर तरीके से आपको याद हो गया होगा, है ना। चलो, सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल पूछ रहा है, चेंजेस चेंजेस चेंजेस। मैं आपको बताता हूं, पहला सवाल था सेल कांस्टेंट बराबर होता है L अपॉन A, है ना। सेल कांस्टेंट L अपॉन A के बराबर होता है, जहां पर L होता है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड और A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आप मार्केट से अगर कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल खरीद के लेके आओगे तो उसके इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस फिक्स रहेगा, एरिया फिक्स रहेगा, कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा एक सेल का सेल कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, नाम में ही सेल कांस्टेंट है, याद रखिएगा कि बदलेगा नहीं। चलो, द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं, भूल गए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां हम कंडक्टर्स पढ़ना शुरू करते हैं इस चैप्टर में, कंडक्टर्स पढ़ते हैं, कंडक्टर्स पढ़ते हैं, कंडक्टर्स के टाइप्स पढ़ते हैं, उसके बाद रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इन सब के यूनिट्स अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, आते हैं इस सवाल पर। कंडक्टिविटी का बात कर रहा है, कंडक्टिविटी मतलब ये तो कप्पा का बात कर रहा है ना, कटप्पा नहीं, कप्पा। चलो बात करते हैं कप्पा की। तो फॉर्मूला चलो तुम मान लो भूल गए,
एक ही फॉर्मूला याद रखो, उसी से सब याद रह जाएगा। ये फॉर्मूला तो याद होगा, रेसिस्टेंस बराबर रो एल अपॉन एरिया, ठीक है, और 1 अपॉन रो, यानी रो के रेसिप्रोकल को ही कहते हैं कप्पा। तो फॉर्मूला हो जाएगा रेसिस्टेंस बराबर एल अपॉन ए इंटू कप्पा, ठीक है, कप्पा। और कप्पा को खींच के सबको उधर भेज दो और यूनिट निकाल लो, तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर ए, ठीक है। सर एल का यूनिट मान लो मीटर, सेंटीमीटर होता है तो मीटर मान लो, चलो। रेसिस्टेंस ओम और एरिया मीटर स्क्वायर, है ना, सेंटीमीटर ही लिख लो यार, है ना। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ये बचेगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कर दिया तुम्हारे लिए सॉल्व। लेकिन मैं तुमको बता दूं कि यहां तो एक ही आया है, तुमको रेसिस्टेंस देखना है, रेसिस्टेंस के बाद कंडक्टेंस देखना है, इसके बाद रेसिस्टिविटी देखना है, रेसिस्टिविटी देखना है, और इसके बाद कंडक्टिविटी देखना है। एग्जाम के लिए बहुत 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 का स्क्वायर इंपॉर्टेंट। चलिए, तो आंसर हो गया बी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अगला सवाल, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, इस सवाल को याद रखिएगा। क्या, देखिए हमसे पूछ रहा है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्शन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए, वैसे तो जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है ना, वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इस वाले केस में हाइड्रेशन के कारण, देखिए अगर मैं नॉर्मली बात करूं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, और इस वाले में लिथियम Li+ बन के मौजूद है, Na+ और K+, ठीक है। तो अगर मैं साइज के बेसिस पे बांटूं तो ली ना के, लिथियम सबसे ऊपर, उसके नीचे सोडियम, उसके नीचे पोटेशियम। साइज सबसे छोटा होता है लिथियम का, फिर सोडियम का, और सबसे 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 बड़ा साइज हो जाएगा पोटेशियम का, प्लस प्लस प्लस। लेकिन हाइड्रेशन के कारण, हाइड्रेशन 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 के कारण इनके एटॉमिक साइज का, इन आयंस के साइज का जो ऑर्डर होता है वो रिवर्स हो जाता है। हाइड्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें आयंस को वाटर के मॉलिक्यूल्स आके घेर लेते हैं। आयन का मॉलिक्यूल जितना छोटा होता है उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आके इसको घेर लेते हैं। तो हाइड्रेशन के कारण, क्योंकि जो सबसे छोटा है उसको ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं, तो साइज का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। यानी सबसे छोटा साइज हो जाएगा K+ का, उसके बाद Na+ का, और सबसे बड़ा साइज हो जाएगा लिथियम प्लस का, ठीक है। तो क्योंकि सबसे बड़ा साइज लिथियम प्लस का हो गया, तो कंडक्टिविटी ये बढ़िया तरीके से नहीं करवा पाता है। क्यों? क्योंकि आयन का साइज जितना छोटा होगा उतना फ्रीली मूव करेगा और कंडक्टिविटी उतना ज्यादा होगा। याद रखिए, कंडक्टिविटी करंट को सपोर्ट करता है, कंडक्टिविटी करंट को सपोर्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैं साइज की बात करूं, लिथियम प्लस का सबसे बड़ा एक्वस सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे रखा है, फिर Na+ का, फिर K+ का, ठीक है। तो साइज सबसे ज्यादा है Li, फिर Na, फिर K। तो सबसे छोटा साइज वाला K+ का है, तो कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा पोटेशियम वाले का, फिर सोडियम वाले का, फिर लिथियम वाले का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, थोड़ा बढ़िया सवाल था, थोड़ा सा बढ़िया है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन KCl हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यार स्पेसिफिक कंडक्टेंस ना कंडक्टिविटी को ही कहते हैं, यानी फिर से कप्पा की बात की जा रही है। याद रखिए, कप्पा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन से, कॉन्सेंट्रेशन से। तो कॉन्सेंट्रेशन है तो दे रखा है, तो देख लो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सा है, इतना तो पता कर सकते हो। सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, 1.0 आंसर, ठीक है। अगला सवाल आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। हमारे पास दे रखा है लैम्डा नॉट ऑफ NH4OH किसके इक्वल होगा। ये जो सवाल है, ये सवाल है कोलरॉश लॉ से। कोलरॉश लॉ हम लोग पढ़ते हैं, और इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है किसी भी आयन का, वो उसके एनायन और केटायन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का ही सम होता है। तो यहां पर NH4OH, ये सवाल बहुत आसान है, सवाल को देख के बिल्कुल मत घबराना। मैं अभी बताता हूं कि कैसे सॉल्व करेंगे। मैं पहले बता देता हूं एक चीज, देखो जैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कोलरॉश लॉ कहता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ NaCl का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है ना,
वो उसके एनायन और केटाइन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के ही बराबर होता है। यानी ये हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+ और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl- के बराबर। तो यार हमें NH4OH का निकालना है, तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4+ और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH-। देख लेते हैं कि देखो यहां पर किसी दो को प्लस करके तीसरे को माइनस कर रहा है, तो जिसमें NH4+ और OH- बच जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे NH4+ OH- NH4Cl में से HCl को माइनस कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे इस वाले केस में देखिए NH4+ और Cl- मिल रहा है। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, NH4+ और यहां Cl-, इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा Na+ और OH- में से माइनस किसको कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं Na+ को और Cl- को। तो Na वाले से Na वाला कैंसिल हो जाएगा, Cl वाला से Cl वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बस NH4+, लैम्डा इंफिनिटी NH4+ और लैम्डा इंफिनिटी OH-। और हमें वही चाहिए, लैम्डा इंफिनिटी NH4+, लैम्डा इंफिनिटी OH-। इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। लैम्डा नॉट से भी दिखाते हैं और लैम्डा इंफिनिटी से भी दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये कोलरोस लॉ का सवाल है। कोलरोस लॉ का स्टेटमेंट बहुत आसान है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का होता है उसी के एनायन और केटाइन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम। अगर कोई बच्चा अभी तक इस टॉपिक से वंचित है तो अपने नोट्स को पलटाइए और इस टॉपिक को भी अपने बैग में डालिए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू। फैराडे का पहला नियम पता होना चाहिए, फैराडे का दूसरा नियम भी तुमको पता होना चाहिए, दोनों आसान है। पहला नियम कहता है कि जितना करंट पास कराओगे उतना ज्यादा केमिकल रिएक्शन होगा। दूसरा लॉ कहता है कि इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पर कोई भी सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास के, है ना। बस ये बात सवाल में लिख दोगे तो फिर तुमको नंबर मिल जाएगा। फैराडे का दूसरा नियम किससे रिलेटेड है? अभी जस्ट बोला, इक्विवेलेंट वेट, टिक कर दो, ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल Al3+ टू Al। बढ़िया सवाल, सच में बढ़िया सवाल, ध्यान देना, ठीक है। कह रहा है कि Al3+ को Al में कन्वर्ट करना है, ठीक है। Al3+ को कन्वर्ट करना है Al में, ठीक है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि अपने Al भाई पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो Al में कन्वर्ट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिमांड कर रहा है? सर 3 इलेक्ट्रॉन का डिमांड कर रहा है, या हम कह सकते हैं 3 मोल इलेक्ट्रॉन का डिमांड कर रहा है। तो पूछ रहा है कितना चार्ज चाहिए, हम बोलेंगे 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए। तो अब तुमको इतना बात पता है कि 1 मोल पर कितने इलेक्ट्रॉन या 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं? तो सर 1 फैराडे के बराबर कितना 96500। लेकिन मैं तो तुमको कह रहा हूं 3 मोल का बताने के लिए। तो सर 1 का तो पता है, 3 का निकालना तो बचपन से यही तो करते आए हैं सर, है ना, कि एक चॉकलेट का दाम पता होता है, 3 का निकाल लेते हैं। 96500 इंटू 3 कर दो, 5 तिया 15, 1 कैरी 6 तिया 18, 1 19, 9 तिया 27, 1 28, यानी ये तकरीबन इतना आ रहा है ना, इतना आ रहा है। तो इतना अगर आ रहा है तो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है देख लेते हैं। सब में 10 की पावर 5 इंटू किया है, 10 की पावर 5 इसमें इंटू करेंगे तो 1 2 3 4 5, कहीं ना कहीं डेसिमल यहां डालना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा अराउंड 2.89 गुना 10 का पावर 5 कुलाम्ब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे नजदीकी आंसर मुझे दिख रहा है 3 इंटू 10 की पावर 5। अरे 2.89 को 3 तो लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लीजिए, मैं फिर से समझा देता हूं। Al3+ को Al में कन्वर्ट करना था, मैं देखा 3 पॉजिटिव चार्ज, यानी 3 इलेक्ट्रॉन तो एल्यूमिनियम खाएगा, यानी हमें 3 इलेक्ट्रॉन का ही तो चार्ज निकालना था। पूछा था कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए, मैं बोला 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 96500 कुलाम्ब, तो 3 का निकालने के लिए उसी को 3 से गुना कर दिया। अगले सवाल पर चलते हैं। इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भाई याद रखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है एनोड से कैथोड। और इतना तो तुमको पता होगा
कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन कोई पूछे ना तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है एनोड से कैथोड, लेकिन करंट फिर फ्लो करेगा कैथोड से एनोड। लेकिन मैं बताया हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, सवाल पूछ रहा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, इसका उल्टा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा कैथोड से एनोड, कैथोड टू एनोड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, व्हाट हैपेंस व्हेन अ लीड स्टोरेज बैटरी इज चार्ज्ड। यार ये सवाल भी रिपीट हो गया है ना, सल्फ्यूरिक एसिड इज रीजनरेटेड, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब आपको याद तो रहेगा कि लीड स्टोरेज बैटरी को अगर हम दोबारा से चार्ज करते हैं तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट होता है। चलो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल इज विच टाइप ऑफ सेल, फ्यूल सेल। फिर से रिपीट, अरे ये कैसे, कोई बात नहीं। बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट आयरन, चलो अब रिपीट नहीं हुआ, अब कुछ नया सीखने को मिलेगा। द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, आयरन को रस्टिंग से बचाना है, लेकिन हमें तो यही नहीं पता रस्टिंग क्या होता है, तो कैसे बचाओगे। ये समझो रस्टिंग का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, जब आयरन या कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है इन प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी, तो फिर वो उस पर रस्टिंग आ जाता है। आयरन ऑक्साइड का या पर्टिकुलर किसी कंपाउंड का मोस्टली ऑक्सीडेशन ही होता है, किसी कंपाउंड का लेयर चढ़ जाता है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो बचाना है आयरन को, आयरन को। देखो देखो इस सवाल का आंसर तुम कैसे दे सकते हो, तुमको पता है एनोड पर क्या होता है सर, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर होता है सर रिडक्शन, और मैं बताया रस्टिंग ऑक्सीडेशन के कारण होता है, तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन होने ही नहीं दो, है ना। तो पहला ऑप्शन बोलता है आयरन को कैथोड बना दो, कैथोड बना देंगे तो ऑक्सीडेशन होगा क्या, नहीं तुम लोग खुद ही बोलो होगा क्या, अरे कैथोड बना देंगे तो ऑक्सीडेशन नहीं हुआ क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन तो सही हो गया, बाकी सब कुछ देख लेते हैं। पुटिंग इट इन सेलाइन वाटर, अरे पानी में डाल देंगे तो बचेगा, एक बार बारिश होता है जितना लोहा बाहर में छोड़ दोगे सब में जंग लग जाएगा। तो सेलाइन वाटर में डालने से काम नहीं बनेगा, बोथ ए एंड बी ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल, अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है ठीक है, पढ़ लेते हैं, ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट कैन बी स्टोर्ड इन जिंक वेसल, चलो सर इसका तो ये तो ट्रू और फॉल्स तो बताएंगे बाद में, लेकिन पहले ये तो पता चले कि किस रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। मैं तुमको बताता हूं, आप सभी ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसको कहते हैं, एग्जाम में पूछ दिया व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। याद रखिएगा, जब मेटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी में अरेंज करते हैं तो जो सीरीज बन के तैयार होता है उसी सीरीज को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल ऊपर बैठता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो होता है मोर रिएक्टिव, और जो मेटल नीचे बैठता है वो होता है लेस रिएक्टिव। यानी आपको कोई भी दो मेटल चूज करना है या डिसाइड करना है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, तो जो ऊपर बैठा है किसी दो को चूज किया, ऊपर कौन बैठा है तुम, नीचे कौन बैठा है तुम, अच्छा तुम ज्यादा रिएक्टिव तुम कम रिएक्टिव। इसके बावजूद एक और बात ध्यान रखिए, किसी भी दो मेटल को अगर हम चूज करते हैं, जो ऊपर बैठा है वो बढ़िया एनोड बनता है, जो नीचे बैठता है वो बढ़िया कैथोड बनता है, क्योंकि जो ऊपर बैठा है वो बढ़िया ऑक्सीडेशन करता है, जो नीचे बैठता है वो बढ़िया रिडक्शन करता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट कैन बी स्टोर्ड इन जिंक वेसल, कॉपर सल्फेट को जिंक के कंटेनर में रख सकते हैं क्या। मैं आपको बता दूं, जिंक ऊपर बैठता है कॉपर से, जिंक ऊपर बैठता है कॉपर से, तो जिंक तो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो अगर हम जिंक का कंटेनर है ना, हाँ जिंक के वेसल में कॉपर सल्फेट को डालेंगे तो याद रखिए नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते, ज्यादा रिएक्टिव है, सल्फेट को उड़ा के ले जाएगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो बचपने से पढ़ रहे हो ना कि ए का रिएक्शन बी सी से कराते हैं तो ए सी को लेकर उड़ जाता है और बी अकेला हो जाता है। वैसे ही जिंक क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है ना, इसके पास ज्यादा टैलेंट है, तो क्या करेगा, कॉपर को हटाएगा, सल्फेट के साथ खुद जुड़ के बना देगा ZnSO4 और कॉपर भाई अकेला हो जाएगा। इसीलिए याद रखिए कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, और फॉल्स ही पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, नहीं रख सकते, ठीक है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सही है, अभी बता दिया, जिंक ऊपर बैठता है ज्यादा रिएक्टिव है। करंट स्टॉप्स फ्लोइंग व्हेन ई ऑफ द सेल बराबर 0, अगर किसी सेल का सेल पोटेंशियल 0 हो जाएगा तो करंट पास नहीं करेगा। तुमको बताया तो था कि कोई भी सेल वर्क करे इसके लिए ई ऑफ द सेल हमेशा 0 से ज्यादा होना चाहिए। फॉर द सेल टू फंक्शन ई ऑफ द शुड बी हैव अ पॉजिटिव, अभी जस्ट बोला, देखो लग रहा मेरा बात सुन रही है ना। चलो नेक्स्ट अगला सवाल, व्हेन 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड
द मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू, ठीक, कौन से टॉपिक से सवाल है? यह सवाल है फैराडेज फर्स्ट लॉ, जो कि कहता है W बराबर Z इंटू आई इंटू टी। ठीक है, Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, Z से रिलेटेड। हमसे पूछ रहा है जब 1 फैराडे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, यार 1 फैराडे का मतलब होता है 1 मोल। ठीक है, ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, देन मास डिपॉजिटेड I इंटू टी बराबर क्यू होता है, तो मैं लिख सकता हूं Z इंटू 1 फैराडे, I इंटू टी फिजिक्स में तो पढ़े होगे, अरे करंट इंटू टाइम चार्ज के बराबर होता है, तो मैं इसको लिख देता हूं Q। ठीक है, तो W बराबर Z इंटू क्यू, और सवाल कह रहा है कि चार्ज कितना है 1 फैराडे के बराबर। ठीक है, चार्ज कितना है 1 फैराडे के बराबर, और Z होता है इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडे कांस्टेंट के बराबर। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडे कांस्टेंट और इनटू फैराडे कांस्टेंट, फैराडे से फैराडे कट जाएगा, यानी W वेट डिपॉजिट किसके बराबर हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास के, इक्विवेलेंट मास के। ठीक है, अब पूछ रहा है कितना मास डिपॉजिट होगा, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, आंसर 1 ग्राम इक्विवेलेंट। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल चलते हैं, फैराडे के पहले नियम से सवाल था, एक बार देख लोगे सवाल खच बनेगा। ठीक है, मटेरियल्स दैट कैन बी यूज्ड एज, याद रखना पड़ेगा, शुरू में ही बताया था कि फ्यूल सेल में हम लोग हाइड्रोजन और मीथेनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूल सेल में, है ना। शायद मैं इथेनॉल बोल दिया था बाय मिस्टेक, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन जो आया था हाइड्रोजन सेल का, वहां पर उस वाले केस में है ना, उस वाले केस में, या फिर आप सही कर लीजिएगा खुद से, वहां पर इथेनॉल नहीं होगा, मीथेनॉल होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैं फिर से कह रहा हूं, फ्यूल सेल में फ्यूल के तौर पर हाइड्रोजन का तो इस्तेमाल करते ही करते हैं, लेकिन साथ साथ मीथेनॉल का भी इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल। सारा कहानी कह दिया हूं, है ना। एक आसान सवाल आपके सामने आया है, सेल स्पॉन्टेनियस कब होता है? जब डेल्टा जी निगेटिव हो और ई ऑफ द सेल पॉजिटिव हो। डेल्टा जी निगेटिव और ई ऑफ द सेल पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन। धीरे धीरे हम उस कगार पे पहुंच रहे हैं कि ये भी एमसीक्यू सीरीज खत्म होने वाला है। आपका ये भी चैप्टर बेहतर होने वाला है। सॉल्यूशन चैप्टर को ऑलरेडी बेहतर कर लिया, अब बचा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके भी आखिरी कगार पर हैं। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज इज यूनिटी। ठीक है, चलो आसान सवाल है, समझो। बोल रहा है कि अगर रिएक्टिंग स्पीशीज का कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाए, 1 हो जाए, तब इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? यार समझो, अगर कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाएगा, सबका कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ई ऑफ द सेल बराबर ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। और यहां पे हम क्या लिखते हैं? लॉग, यहां पर एनोड का आयन बट्टा कैथोड का आयन। ये कह रहा है आयन का कंसंट्रेशन सब 1 के बराबर हो जाए, ये भी 1, ये भी 1, तो log 1 बन जाएगा। भाई log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0, यानी ये पूरा टर्म कट के 0 हो जाएगा और ये पूरा टर्म कट के 0 हो जाएगा। तो ई ऑफ द सेल किसके बराबर हो जाएगा भाई? ई नॉट ऑफ द सेल के बराबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल। समझिए, सेल 2 टाइप में बांटते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। वैसा सेल जिसको चार्ज नहीं कर सकते प्राइमरी सेल, जिसको चार्ज करके दोबारा यूज कर सकते उसको सेकेंडरी सेल। याद रखिए, सेकेंड चांस जिसमें मिल जाए वो सेकेंडरी सेल। सेकेंड चांस किस सेल में मिलता है? क्या रिमोट में जो बैटरी डालते हो, एक बार डाउन हो गया तो सेकेंड चांस देता है? नहीं देता है। सेकेंड चांस वही सेल देगा जो चार्ज हो सकता है। जो चार्ज हो सकता है उसको एस से सेकेंड और एस से सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल का एग्जांपल लीड स्टोरेज बैटरी, जिसपे एक सवाल किया हूं अभी तुरंत। लीड स्टोरेज बैटरी वही बैटरी जो कार वगैरह में होता है या ऑटोमोबाइल्स में या फिर इन्वर्टर्स में होता है। ठीक है, चलिए और इस स्लाइड का आखिरी सवाल, हाउ मैनी फैराडे विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 108 ग्राम ऑफ Ag फ्रॉम AgNO3 सॉल्यूशन। AgNO3 सॉल्यूशन, ठीक है, AgNO3 से हमें 108 ग्राम Ag चाहिए। AgNO3 में Ag कौन से फॉर्म में मौजूद है? Ag प्लस और ये होता है NO3 माइनस, यानी बेसिकली अपने को Ag प्लस से क्या चाहिए? अपने को चाहिए Ag प्लस से Ag, और उसमें भी डिमांड है सवाल का
कि भाई हमको तो चाहिए 108 ग्राम Ag। ठीक है यार, 108 ग्राम Ag कितने मोल्स सिल्वर हैं ये निकालते हैं पहले। ये 108 ग्राम कितना मोल है, मास में ना दे रखा है, इसका मोल निकालते हैं। तो मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास, जो कि दे रखा है 108 ग्राम, बट्टा इसका मोलर मास कितना होता है सिल्वर का, 107 पॉइंट समथिंग होता है, 108 ही मान सकते हैं, यानी गिवन मास बाय मोलर मास। अरे मोल्स किसके बराबर आ गया, 1 के। एक मोल यानी 1 मोल Ag चाहिए, तो कितने Ag प्लस से 1 मोल Ag मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है Ag प्लस से 1 ही मोल Ag चाहिए ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए इसको, और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 फैराडे के इक्वल चार्ज होता है। और इसी क्वेश्चन के साथ साथ हमारा सेकंड चैप्टर भी खत्म होता है। यकीन मानिए, अगर आपने ईमानदारी से इन सारे क्वेश्चंस को समझा है, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो इस चैप्टर में आप बहुत बढ़िया करोगे। और साथ ही साथ सॉल्यूशन चैप्टर का जो मैंने एमसीक्यू सीरीज करवाया था उसको भी बेहतर कर लो, फिर तो मजा ही आ जाएगा। 2 चैप्टर दोनों इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन सीरीज यानी अगले वीडियो का तुम इंतजार करो। अगले वीडियो में तुम्हारे लिए और क्वेश्चंस लेके आऊंगा और उस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।